जय हिंद साथियों। अपन लास्ट क्लास में बात कर रहे थे पीएनसी के अंदर कि अलेक्स ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, और उस मेथड को बेगर्स मेथड भी बोलते हैं। उसमें क्या था, यदि हमारे पास n आइडेंटिकल कॉइन्स हैं, उनको r बेगर्स में उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके तरीके आए थे अपने पास n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। खुद के पास कुछ भी नहीं रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि बेगर के कटोरी में से खुद उठा ले, ऐसा नहीं करना है। और यदि अपने अपन को बोले कि कम से कम आर बेगर्स के पास कम से कम एक एक कॉइन तो देना ही है, तो उसके तरीके कितने आए थे, n माइनस वन सी आर माइनस वन देख लिया था। उन पे बेस अपन क्वेश्चंस कर रहे थे। तो अब और क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव मतलब जीरो या जीरो से बड़े नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी दिया अपन को x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 6। ये अपने पास क्वेश्चन दिया है। बोल रहा है कि इसके इंटीग्रल सॉल्यूशंस के नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने होंगे। जब इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दिखे तो आपने हमेशा ध्यान रखना कि इस इनइक्वालिटी साइन है उसको हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल पुट करते हैं, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको तो अप्रोच ध्यान रखना। अब अपने पास है एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 6, तो इसमें एक्स्ट्रा वेरिएबल पुट कर दिया। अभी यहाँ पे बोला कि नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब एक्स वाई और जेड कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो या जीरो से ग्रेटर, ठीक है। जो भी सॉल्यूशन होंगे वो जीरो या जीरो से बड़े होने चाहिए, एक्स और वाई और जेड, ठीक है। अब अपन इसको इक्वलिटी को साइन को उठाने के लिए अपन क्या करते हैं कि न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं इसके अंदर, तो उसको कर दिया टी से। अब इक्वलिटी साइन ले लिया। अब टी की वैल्यू क्या क्या होंगे जिसके लिए ये सेटिस्फाई करें। जब अपन टी जीरो लेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 6 हो सकता है, क्लियर। मतलब टी की वैल्यू अपन जीरो ले सकते हैं, और जैसे टी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेंगे, जीरो से बड़ी 1 लेंगे तो भी सेटिस्फाई करेगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5 आ जाएगा, 5 6 से छोटा होता है। तो जैसे इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स टी जीरो या जीरो से बड़ी वैल्यू लेंगी, उसके लिए क्या कर रहा है, ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब यहाँ से अब अपने पास क्या बन गया कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इक्वल टू 6 है, जहाँ पे एक्स वाई जेड और टी कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, जीरो या जीरो से ग्रेटर। अब इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास 6 कॉइन्स हैं, उनको 4 बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमारे पास नंबर ऑफ यहाँ से सॉल्यूशन कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे, 6 है। n प्लस आर कितना है 4 माइनस वन सी 4 माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा 9c3। ये अपने पास टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे इस इक्वेशन के। आ गई बात समझ में। तो यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा 987/3 2, तो ये 4 हो गया, ये हो गया 3 हो गया, 12 × 7 12 श्याम 84। क्लियर, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन। अब नेचुरल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए और ध्यान से समझते रहिए। फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन। फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस ऑफ द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी दिया अपन को एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इज लेस देन 10 से छोटा है, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वालिटी साइन नहीं दिया, अपन को बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी नेचुरल सॉल्यूशन की बात कर रहा है, मतलब एक्स और वाई और जेड और टी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होने चाहिए, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा कि अपन एटलीस्ट एक एक देना है पहले, एक्स वाई और जेड और टी। अब बोला कि नेचुरल सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी साइन है, तो इक्वालिटी साइन को इसको इनइक्वालिटी साइन को उठाने के लिए क्या करेंगे, अपन एक्स्ट्रा वेरिएबल पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल अपन ने पुट कर दिया
टी यूज हो गया तो उसकी जगह अपन यू ले लिया, एक्स्ट्रा पुट कर दिया। अब इक्वलिटी साइन इसको, इनइक्वलिटी साइन उसको उठा दिया, अब इक्वल टू 10 कर दिया। अब यू के ऊपर क्या कंडीशन होगी जिसके लिए ये सेटिस्फाई करेगा? जब यू की वैल्यू अपन 0 लेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 आ जाएगा तो यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं है इसलिए 10 नहीं ले सकते, तो यू 0 नहीं ले सकते, तो यहाँ अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा? यू मस्ट बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। 1 हो सकता है, 1 से हमेशा बड़ी होनी चाहिए, उसके लिए ये इक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि जब 1 लेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हो गया कि अपने पास इक्वेशन बन गई ये वाली, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी प्लस यू इक्वल टू 10, और एक्स वाई जेड टी और यू ये सब कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि अपने पास 10 कॉइन्स हैं और 5 क्या हैं? बेगर्स हैं। अब 10 कॉइन्स को 5 बेगर में ऐसे बांटना है कि सब बेगर्स के पास कम से कम एक एक कॉइन आना चाहिए। तो उसके लिए अपन जानते हैं फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ से नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएंगे n माइनस 1, एन कितना? 10, 10 माइनस 1 सी आर माइनस 1, आर कितने? 5, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4, तो ये आ जाएगा अपने पास 9 C4। क्लियर? तो ये आंसर आएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2। तो देखिए 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, 3 से हो गया 2, ये हो जाएगा 9 7 63, 63 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 126। क्लियर? ऐसे समझना है क्वेश्चन को, कोई भी स्टेप में डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा इफ 21 इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इज ऑल्सो लेस देन 30। ये अपने पास इनइक्वलिटी दी है, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बताने हैं, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 21 इज द लेस देन इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड प्लस टी इज लेस देन 30, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? सबसे पहले राइट वाली की सोल्व करते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इज लेस देन 30। अब इसमें बोला कि नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब क्या हो गया कि एक्स वाई और जेड और टी क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो 0 या 0 से ग्रेटर लेना है, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। अब देखिए इक्वलिटी साइन, ये इनइक्वलिटी साइन, इसको उठाने के लिए अपन क्या करेंगे? एक एक्स्ट्रा वेरिएबल पुट करेंगे, प्लस टी प्लस यू इक्वल टू 30। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए ये 30 हो गया। अब यहाँ पे अपन ये इक्वलिटी ये वाला सेटिस्फाई करें, इसको ये वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, इसके लिए यू की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है? 0 लेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इक्वल टू कितना बन जाएगा? 30। लेकिन यहाँ पर अपने पास इक्वालिटी साइन नहीं दिया है, इसलिए यू का वैल्यू क्या नहीं ले सकते अपन? 0 नहीं ले सकते। तो मतलब यू यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट होगा? ग्रेटर देन 1। आई बात समझ में? अब इस चीज का ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड और टी कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 0 से, और यहाँ पर यू स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो अपन वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाएंगे, इसलिए क्या करते हैं अपन यू को रिप्लेस कर देते हैं u1 प्लस 1 से, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे u1 कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? फिर u1 स्टार्ट हो जाएगा 0 या 0 से ग्रेटर। आई बात समझ में? तो अपने पास इक्वेशन क्या बन गई? एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी प्लस u1 प्लस 1 इज इक्वल टू 30।
तो अपने पास यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी प्लस U1 इक्वल टू कितना आ गया 29। ये अपने पास इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन का क्या हो गया, यहाँ पे लिख लीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी प्लस U1 इक्वल टू 29। और यहाँ पे क्या हो गया कि एक्स वाई जेड टी और U1 कहाँ से स्टार्ट होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबके सब सेम लेवल पे आ गए, 0 से स्टार्ट होने वाले आ गए। तो 0 से स्टार्ट होने वाले आ गए, तो यहाँ से अपन नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसके टोटल सॉल्यूशन कितने आ जाएंगे, अपने पास आएंगे n प्लस आर 29 प्लस आर, आर कितना अपने पास यहाँ पे 5, तो n प्लस आर -1 सी आर -1, तो यहाँ से कितना आ गया, ये हो जाएगा 33C4 हमारे पास यहाँ से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आए। अब देखिए इसका मतलब थोड़ा सा मैं इसको आपको आइडिया दे देता हूँ। अब ये वाला अपने पास ये क्वेश्चन था कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी लेस देन 30, मतलब ये जो सॉल्यूशन आए इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है, तो इसका सम 0 से लेकर 30 के बीच में ये हमारे पास सॉल्यूशन आ सकते हैं, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, 30 के बीच में होना चाहिए। तो लेकिन अपन से पूछा कि 21 से 30 के बीच वाले सॉल्यूशन बताने हैं, तो ये अपने पास ये जो सॉल्यूशन आए वो 0 से लेकर 30 तक आ गए, लेकिन अपन को 21 से 30 तक बताने हैं। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, 21 तक है उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 21 पे इक्वलिटी साइन है, तो क्या करेंगे अपन, देखिए जो 0 से 20 तक उनको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो उसको देखिए, ये पेपर उड़ जाते हैं, देखिए अपन इसको सब्ट्रैक्ट कर दे, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी लेस देन 20, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 21 पे इक्वलिटी, तो अपन यहाँ पे इक्वलिटी साइन यूज कर सकते हैं। आई कि नहीं आई बात समझ में, क्योंकि यहाँ पे 21 से स्टार्ट हो रहा है, 21 को लेते हुए चल रहा है, लेकिन अपन को x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी लेस देन इक्वल टू 21 को हटा देंगे जितने भी सॉल्यूशन है, तो हमारे पास टोटल ये रिमेनिंग सॉल्यूशन बच जाएंगे, जिसके लिए इक्वलिटी सेटिस्फाई करेगा, मतलब 21 से 30 के बीच के जो सॉल्यूशन बनेंगे वो बच जाएंगे। तो इनको, इनके जो इतने सॉल्यूशन आएंगे उनको इनमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन क्या क्या आएगा, एक्स और वाई और जेड और टी क्या नेचुरल है, नेचुरल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, तो ये 0 और 0 से बड़ा होगा, तो अपन एक्स्ट्रा वेरिएबल पुट करते हैं इसमें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी प्लस यू इक्वल टू 20। अब यू भी कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 या 0 से ग्रेटर, सेटिस्फाई करेगा उसके लिए। अब यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ रहे हैं, अपने पास यहाँ से नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ रहे हैं n प्लस आर, n प्लस 5 -1 सी 5 -1, तो ये आएगा 24C4। ये अपने पास यहाँ से नंबर ऑफ सॉल्यूशन आए 0 से लेकर 20 तक, और ये हमारे पास थे 0 से लेकर 30 तक। तो इस ये अपने 21 से 30 तक निकालने हैं, तो 30 वाले भी टोटल में से 20 तक वाले माइनस करने पड़ेंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द अबव इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी कितने आ जाएंगे, 33C4 -24C4, ये अपने पास सॉल्यूशंस आएंगे। आई थिंक बात समझ में आई होगी, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अपने पास ये दिया था इनइक्वालिटी 21 और 30 के बीच में, ठीक है, पहले अपन ने राइट वाले को सिंप्लीफाई किया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 0 से अपन 30 तक जो भी सॉल्यूशन है वो कितने आ गए, 33C4, लेकिन अपन को चाहिए 21 से लेकर 30 तक, और 30 को भी इंक्लूड नहीं करना, इक्वलिटी साइन नहीं है, तो पहले अपन 0 से 30 तक निकालिए, उनमें से अपन 0 से 20 वाले माइनस कर देंगे, तो 21 से 30 तक वाले बच जाएंगे, तो 0 से 20 तक कितने आ रहे हैं, 24C4, तो टोटल में से वो माइनस कर दिया, तो अपने पास ये सॉल्यूशंस बच गए। क्लियर, नोट करिए। अब आगे बात करते हैं डी अरेंजमेंट की। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर, अब एक छोटा सा पॉइंट है, उसको देखकर फिर अपन बात करते हैं डी अरेंजमेंट की।
आज पीएनसी का जितना भी अपने पास सिलेबस में वो कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट लेक्चर है पीएनसी का। अब नेक्स्ट क्लास में अपन बात करने वाले हैं बायनोमियल की, ठीक है। तो उनको भी ध्यान से समझना, वो वाले चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं पे किसी भी प्रकार का मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। जैसे कोटा में ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है उस तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक यूट्यूबर की तरह नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको कि कुछ भी, मैं जैसे प्रॉपर इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है उसी तरीके से आपसे कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ कोर्स को, ठीक है। तो एक एक चीज़ को ध्यान से समझिए। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं पढ़ाना जानता हूँ, उस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कोटा में ऑफलाइन सेंटर में जिस तरीके से टीचर पढ़ाते हैं उसी तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ध्यान से समझिएगा। मेरे को फालतू की बड़ी बड़ी बातें करना मेरे को अच्छा भी नहीं लगता और मैं करूँगा भी नहीं, ठीक है। भले मेरे फॉलोवर कुछ भी हो, हमेशा ईमानदारी से टीचिंग करता रहूँगा। ये मेरा लक्ष्य है जीवन का, ठीक है। तो आप अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनसीआर, ये बायनोमियल में भी आएगा ये वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देते हैं। एनसीआर का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होगा, ठीक है। जैसे अपन जानते कि 5C0 ऐसे अज्यूम करोगे, NC1 NC0 NC1 NC2 ऐसे चलेगा, ठीक है। और NC0 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, NCN के। और NC1 की किसके इक्वल होता है, NCN-1 के। ऐसे NC2 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, NCN-2 के। आई बात समझ में। इसका मतलब क्या हो गया कि पहले क्या करता है, इंक्रीज करती है वैल्यू, और फिर क्या करती है, डिक्रीज करती है। आई बात समझ में। तो ये मैक्सिमम कहाँ पर होगा वो अपन से पूछ रहा है। तो मैक्सिमम जब एन का वैल्यू इवन होगा तो वो मैक्सिमम होगा n/2 पे आर के लिए। और जब n ओड होगा तो n ओड के लिए अपने पास दो पॉसिबल आएंगे। कैसे देखें, फॉर एग्जांपल अपने 5 तक है, 5C0 5C1 5C2, ऐसे 5C3 5C4 5C5। अब ये दोनों पे वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल। जब n हमारे पास ओड होगा तो उसके लिए दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आर की वैल्यू क्या होंगी, दो पॉसिबल होंगी, 2 भी ले सकते हैं यहाँ पर, 3 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला देख लीजिए आप, ठीक है। मैक्स वैल्यू ऑफ एनसीआर वो किसके इक्वल होती है, जब एन क्या हो, इवन हो, तो क्या हो जाता है NC(n/2). और जब एन क्या हो, ओड हो तो हमारे पास आता है NC(n+1/2), और एक आता है NC(n-1/2). वैसे इसका ध्यान रखना, क्लियर। कुछ खास रॉकेट साइंस नहीं है। NC(n/2) और NC(n+1/2) और NC(n-1/2), क्योंकि ये जब 5 ले रहे तो 5+1 6 तो 5C3 बन गया। और जब NC(n-1/2) करेंगे तो वो 2 बन जाएगा। तो जब n ओड होगा तो उसके दो आर की पॉसिबल वैल्यूज के लिए क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्लियर। अब क्वेश्चन देख लीजिए इस पे बेसिक। क्वेश्चन हमारे पास, ए मैन हैज A man has 21 friends. 21 friends. He wants to give as many number of parties as he can by calling the same number of friends. Same number of friends every time but not
ऑल सेम फ्रेंड्स मोर देन वंस। एक से ज्यादा बार सारे के सारे नहीं आने चाहिए, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ फ्रेंड्स, फाइंड द नंबर ऑफ फ्रेंड्स he should call at a time for number of parties to be maximum। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि ए मैन हैज 21 फ्रेंड्स और a man has 21 friends, he wants to give as many number of parties as he can by calling the same number of friends है। मतलब क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति है वो पार्टी देना चाहता है और वो जितने दोस्त बुला सकता है उतने बार क्या दे सकता है, पार्टी दे सकता है, जितने दोस्त आ सकते हैं उसके, ठीक है। फ्रेंड्स एवरी टाइम बट नॉट ऑल सेम फ्रेंड्स मोर देन वंस। अब ऐसे फॉर एग्जाम्पल अपने पास वो 3 फ्रेंड बुलाए सबसे पहले, ऐसे 1 2 3 आ गए, फिर नेक्स्ट टाइम वो बुलाए तो ऐसा जरूरी नहीं कि 1 2 3 आए, दूसरा आना चाहिए, सेम ग्रुप को फिर से नहीं बुला रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है। देन फाइंड द नंबर ऑफ फ्रेंड्स ही शुड कॉल एट ए टाइम फॉर नंबर ऑफ पार्टीज टू बी मैक्सिमम। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि नंबर ऑफ पार्टीज कितनी होंगे। नंबर ऑफ पार्टीज कितनी हो जाएंगी, जितने फ्रेंड्स आएंगे उतनी क्या हो जाएंगे, पार्टी हो जाएंगे। तो आर फॉर एग्जांपल अपन को 21 फ्रेंड्स है, उनमें से अपन ने आर फ्रेंड बुला लिए उसने, तो उतनी पार्टी हो जाएगी। तो कितनी पार्टी होगी, 20 से आर। अब मैक्सिमम कितनी पार्टी होंगी, तो कितने फ्रेंड्स को बुलाएगा उसके लिए मैक्सिमम पार्टी होंगी। तो फॉर मैक्स पार्टीज, तो अब मैक्स पार्टीज के लिए आर कितना होना चाहिए, एन यहाँ पे ओड है तो 21 प्लस बाई 2 और 21 माइनस 1 बाई 2, तो कितना आ रहा है 11 और 10। जब वो 10 फ्रेंड्स या 11 फ्रेंड्स को बुलाएगा तब अपने पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीज आएंगी, और वो पार्टी कितनी होंगी फिर 21C10 या 21C11 हो जाएगा। वो ये आई है इसका आंसर है। तो कितने फ्रेंड्स को बुलाएगा, 11 या 10 को। और पार्टीज की बात करें तो पार्टीज कितनी हो जाएंगी, 20C11। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इस पे वैसे जेई एडवांस में थोड़े दिन पहले ही, मतलब 3-4 साल पहले पेपर में क्वेश्चन बनाया गया था। कॉन्सेप्ट का नाम है डी अरेंजमेंट, ठीक है। तो ध्यान से समझना है। इसमें एक फॉर्मूला आता है, बस वो याद रहेगा तो काम हो जाएगा। हेडिंग बनाइए डी अरेंजमेंट। इसमें लिखिए आप सबसे पहले, इसमें लिखना इफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, if n different objects are arranged such that no one takes, कोई भी नहीं, मतलब no one takes its specific place, then number of ways या number of dearrangement।
अरेंजमेंट इक्वल टू क्या होता है, कितने n है तो n फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल, ऐसे चलता जाता है, ठीक है, अप टू 1/n फैक्टोरियल। 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल। जहाँ पे ऑड फैक्टोरियल बनता है वहाँ पे माइनस आना होता है, जहाँ पे इवन फैक्टोरियल बनता है वहाँ पे प्लस के साथ है। देख लीजिए ऑल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है, ठीक है, ठीक है। एन फैक्टोरियल ये हमारे पास आता है डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला। अब इसका मतलब समझते हैं कि ये बोलना क्या चाहता है, उसको समझते हैं, इसको समझिए। जैसे अपने पास अभी पॉलिटिक्स चल रही है, पॉलिटिक्स में आपने क्या किया, 3 नेताओं को इनवाइट किया। 3 नेता, जैसे एक है कांग्रेस से, एक भारतीय जनता पार्टी से और एक है आम आदमी पार्टी से, ठीक है, एक कांग्रेस का, एक बीजेपी का, एक आप का है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि डी अरेंजमेंट का मतलब क्या है, अब कांग्रेस वाले के लिए पहले से स्पेसिफिक प्लेस है, कांग्रेस के लिए यहाँ पे सीट है, उस पर लिख दिया गया कि कांग्रेस की सीट है ये, यहाँ पे लिख दिया कि ये बीजेपी की सीट है, यहाँ पे लिख दिया कि आम आदमी पार्टी की सीट है, ठीक है। अब इसमें बोला है कि स्पेसिफिक प्लेस पे नहीं जाना चाहिए, मतलब कांग्रेस वाले को क्या है कि अपनी सीट पर ना बैठा कर किसी भी दूसरी सीट पर बैठा दे, ऐसे ही बीजेपी वाला अपनी सीट पे न जाकर इन दोनों में से किसी पे भी चला जाए, ऐसे आप वाला अपनी पे न जाकर किसी पे भी चला जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं अपन, डी अरेंजमेंट बोल रहे हैं। मतलब खुद का छोड़कर बाकी कहीं पे भी बैठा दो, तो उसके टोटल नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट या टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल माइनस प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल, ऐसे चलता जाएगा। तो अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा इसका आंसर, 3 फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल। क्लियर, ये हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट आ जाएंगे। क्लियर, ऐसे ध्यान रखना, फॉर्मूला पता होगा तो अपना काम आराम से हो जाएगा। अब ये तो अपन ने पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट बैठा दिए, अब अपन को ऐसा करना हो कि एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उनमें से आर ही ऑब्जेक्ट्स को अपन को डी अरेंजमेंट करना है, पूरे को एक साथ नहीं करना है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला पॉइंट लिख लीजिए आप, इफ एन डिफरेंट objects are arranged such that exactly are out of them आर को लेना, ठीक है, आउट ऑफ देम डू नॉट टेक डोंट टेक देयर स्पेसिफिक पोजीशन। तो उसके अरेंजमेंट या डी अरेंजमेंट के तरीके कितने हो जाएंगे, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर को उठाना एग्जैक्टली आर, तो एन में से पहले आर को सेलेक्ट कर लो, एन सी आर। अब आर प्लस आर को डी अरेंज करने के तरीके, आर फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, ऐसे चलता जाएगा कहाँ तक, 1/1/r फैक्टोरियल तक। कुछ खास रॉकेट साइंस नहीं लगाया। आर की बात करें तो एन में से पहले आर सेलेक्ट कर लिया, एनसीआर। अब बाकी को क्या करना है, आर को सेलेक्ट करके उनको डी अरेंज करना है। तो उसका तरीका क्या होता है, आर फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए। क्लियर, अब क्वेश्चंस करते हैं इस पे फॉर्मूला पे बेस। फाइंड द इफ ए पर्सन if a person write letters to his five friends and then addresses
addresses the corresponding envelope envelopes, then find the number of ways so that no letters goes into right envelope. No letter goes into right envelope. अब क्वेश्चन को आसान भाषा में समझते हैं कि क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति है, ए पर्सन राइट्स लेटर टू हिज 5 फ्रेंड्स, वो 5 अपने दोस्तों को लेटर लिखना चाहता है, ठीक है। देन एड्रेसेस, ठीक है, देन एड्रेसेस द करस्पॉन्डिंग एनवेलप्स, मतलब क्या है कि जो एनवेलप्स है उन पे ऊपर उन फ्रेंड्स का क्या लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज सो दैट नो लेटर्स गोज इनटू राइट एनवेलप। अब 5 दोस्त हैं, 5 दोस्त को वो लेटर लिखना चाहता है, तो लेटर वो अब 5 दोस्त है तो उनको कुछ अलग अलग बात पे कुछ लेटर लिखेगा, किसी को किसी अलग चीज के लिए, किसी को किसी अलग चीज के लिए। 5 लेटर लिख रहा है, L1 L2 L3 L4 L5, 5 लेटर्स अपने प्रिपेयर कर लिया लिख के। और 5 दोस्तों को ऐसे लिखना चाहता है, लिख दिया, और वो जो 5 इनवेलप है लेटर्स को डालने के लिए उन पे उनका एड्रेस लिखा हुआ है 5 दोस्तों का। अब बोल रहा है क्वेश्चन की फाइंड द नंबर ऑफ वेज सो दैट नो लेटर्स गोज इनटू राइट इनवेलप, मतलब राइट इनवेलप में नहीं ना जाना चाहिए। मतलब इसका मतलब देखिए अपने पास क्या है, 5 लेटर लिख लिया अपने, L1 L2 L3 L4 L5, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं। अब अपने पास कितने हैं, 5 इनवेलप है, इनवेलप नंबर 1, इनवेलप नंबर 2, इनवेलप नंबर 3, ऐसे चल रहा है। अब उन दोस्तों के पे क्या लिखे हुए, नाम लिखे हुए हैं, एड्रेस लिखा हुआ है, सॉरी नाम नहीं एड्रेस, क्लियर। अब बोल रहा है कि कोई भी जो लेटर्स है वो राइट इनवेलप में नहीं जाना चाहिए, मतलब लेटर 1 के लिए ये इनवेलप था लेकिन ये इसमें नहीं जाना चाहिए, बाकी 4 में से किसी में भी अपन डाल सकते हैं। ऐसे जो लेटर नंबर 2 है वो इनवेलप नंबर 2 में नहीं जाना चाहिए। तो अपने पास इसका मतलब क्या हो गया कि खुद का प्लेस छोड़ के बाकी जगह रखना, वही तो क्या है, डी अरेंजमेंट है। तो अपने पास यहाँ से नंबर ऑफ पेज कितने आ जाएंगे, n कितना है यहाँ पे 5, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल, क्लियर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 × 4 × 3, तो कितना हो जाएगा 20 × 60, ये कितना आ जाएगा 20, फिर ये कितना आ जाएगा +5, ये कितना आ जाएगा -1, तो कितना आ रहा है 60, ये हो गया -15 -16, तो कितना आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 44, क्लियर। तो आप 44 तरीके से अपन ऐसे लेटर डाल सकते हैं इनवेलप में जिसमें कोई भी इनवेलप में राइट लेटर ना जाए, ठीक है। पीएनसी का लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Find the number of ways in which in which 13 cards can be distributed to each of 4 players if each gets ace and king of different suits। देखिए क्वेश्चन को आसान भाषा में समझाते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन समझने की बात करते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 13 कार्ड्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच ऑफ 4 प्लेयर्स इफ ईच गेट्स एक एंड किंग ऑफ डिफरेंट सूट्स। मतलब क्या कर रहे हैं कि अपने पास 52 कार्ड्स है, उनमें से 4 प्लेयर्स में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है 13 कार्ड्स को, जिसमें से प्रत्येक प्लेयर के पास जो इक्का और किंग है वो अलग डिफरेंट सूट्स के हो। मतलब जैसे इक्का यदि स्प्रेड का है तो उसके पास किंग दूसरे किसी भी कैटेगरी का जाना चाहिए, स्प्रेड का नहीं जाना चाहिए। आई बात समझ में? क्वेश्चन ये बोल रहे हैं। तो पहले अपन क्या करते हैं, इक्का और जो बादशाह उनको छोड़ के बाकी के सबको बांट देते हैं। तो अपने पास टोटल 52 कार्ड्स हैं। 52 कार्ड्स में से इक्का और ये किंग है उसको छोड़कर कितने रह गए हमारे पास? 4 - 4 कितना? -8 किया, तो अपने पास कितने रह गए? 44 कार्ड्स रह गए। 44 कार्ड्स को 4 लोगों में बांटने हैं, तो 4 ग्रुप बना दीजिए 11-11 के। आई बात समझ? अब इनको डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका कितना हो गया? 44 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 11 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल कितनी बार रिपीट हो गया? 4 बार। तो फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा 4 फैक्टोरियल से। आई बात समझे? कोई भी दिक्कत? क्लियर? इनटू 4 लोगों में बांटना है तो फर्दर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 फैक्टोरियल से। क्लियर? ये अपन ये जो 44 कार्ड्स थे उनमें से 11-11 बांट दिए चारों को, बात खत्म। अब अपने पास रह गई बात किंग और एक की। तो बोल रहा है कि किंग और एक क्या नहीं आने चाहिए? सेम सूट के नहीं आने चाहिए। मतलब यदि इक्का स्प्रेड गा रहा है तो उसके पास किंग स्प्रेड का नहीं आना चाहिए किसी भी प्लेयर के पास। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पहले इक्का को बांट देते हैं। अपने पास ए ए ए ए, प्लेयर नंबर 1, प्लेयर नंबर 2, प्लेयर नंबर 3, प्लेयर नंबर 4, 4 प्लेयर है। इक्का को डिस्ट्रीब्यूट किया। इक्का को डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके 4 फैक्टोरियल। जैसे फॉर एग्जांपल इसके पास आ गया स्प्रेड का, इसके पास आ गया क्लब का, इसके पास आ गया हार्ट का, और कौन सा रह गया? स्प्रेड, क्लब, हार्ट और डायमंड। इसके पास आ गया डायमंड का। ये एक केस आ गया। ठीक है, प्लेयर नंबर 1 के पास इक्का आया, वो स्प्रेड का आ गया। प्लेयर नंबर 2 के पास जो इक्का आया वो किसका आ गया? क्लब का आ गया। इसके पास हार्ट का आ गया, उसके पास डायमंड का आ गया। ये अपने पास इक्का की बात हो गई। और ये वाली बात रिमेनिंग जो अपने पास 44 कार्ड्स थे उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके हो गए। अब अपन को क्या करना है? अब किंग को ऐसे रखना है कि जिससे यदि प्लेयर नंबर 1 के पास स्प्रेड का किंग इक्का आया है तो उसके पास स्प्रेड का किंग नहीं आना चाहिए। मतलब क्या रह गया अपने पास? किंग रह गए। किंग नंबर किंग किंग किंग, ये स्प्रेड का जूम करिए, ये इसको क्लब मान लीजिए, इसको हार्ट मान लीजिए, इसको डायमंड का मान लीजिए। अब जो किंग नंबर ये वाला जो कार्ड है किंग है स्प्रेड का, वो यहाँ पर नहीं जा सकता, बाकी तीनों प्लेयर में किसी के भी पास जा सकता है। ऐसे ही ये वाला किंग है वो यहाँ पर नहीं जा सकता, बाकी किसी के पास जा सकता है। और ये वाला भी यहाँ पर नहीं जा सकता, बाकी कहीं पे भी जा सकता है। और ये वाला भी यहाँ पर नहीं जा सकता, बाकी कहीं पे भी जा सकता है। क्योंकि यदि यहाँ पर चला गया तो इक्का और एक किंग दोनों क्या हो जाएंगे? सेम सूट के हो जाएंगे। लेकिन बोला कि डिफरेंट सूट क्यों नहीं चाहिए? मतलब इस किंग को छोड़ के कोई सा भी किंग इसके साथ आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि किंग का क्या करना अपन को? डी अरेंजमेंट करना है। तो इनटू किंग का डी अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? 4 है, तो 4 फैक्टोरियल इनटू 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। ये इसका क्या है अपने पास? इसके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। आई बात समझ में? ऐसे सोचना है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। बोला कि अपने पास क्या 13 कार्ड्स देने 4 प्लेयर्स। सो अपने पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने? 52 कार्ड्स में से ऐसे उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 लोगों में कि उसके पास जो इक्का और जो किंग आने तो चाहिए, वो क्या होने चाहिए? सेम सूट के नहीं होने चाहिए। ठीक है, सेम सूट के नहीं होने चाहिए। सबसे पहले क्या करें? इक्का और किंग को हटाकर पहले जो बाकी हमारे पास कार्ड्स हैं नॉर्मल, उनको क्या कर दिया? पहले उनको बांट दिया। तो 11-11-11 4 ग्रुप में बांट दिए। तो 4 ग्रुप में ग्रुप बनाने के 4 तरीके, एंड ये 44 है टोटल। 44 डिवाइडेड बाई 11 फैक्टर 11 फैक्टर 11 फैक्टर 11 फैक्टर कितनी बार रिपीट हो रही है? 4। तो फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा 4 बार, 4 फैक्टोरियल से। अब कितने लोगों में बांटने? 4 भी, तो इंटू 4 फैक्टोरियल। ये अपने पास 44 कार्ड्स का काम हो गया यहाँ तक। अब इक्का और किंग की बात करते हैं। पहले इक्का को उठाया, 4 इक्के अपने पास, 4 इक्कों को 4 प्लेयर में बांटने के तरीके 4 फैक्टोरियल।
अब इक्का का काम खत्म। अब किंग पे कंडीशन है, इक्का को बांट दिया तो फॉर एग्जाम्पल अपने पास फर्स्ट वाले पर्सन के पास जो इक्का है वो स्प्रेड का आ गया, सेकंड वाले प्लेयर के पास इक्का वो किसका आ गया, क्लब का आ गया, थर्ड वाले प्लेयर के पास फॉर एग्जाम्पल अपने पास इक्का जो आया वो हार्ट का आ गया, और ऐसे प्लेयर नंबर 4 के पास इक्का वो आया डायमंड का आ गया। अब कंडीशन ये है कि जो किंग है इसके पास स्प्रेड गया है तो उसके पास स्प्रेड का किंग नहीं आ सकता। ऐसे सेकंड वाले प्लेयर के पास यदि क्लब का इक्का आया तो उसके पास क्लब का किंग नहीं आ सकता। ऐसे थर्ड वाले के लिए हार्ट का आया तो उसके पास हार्ट का किंग नहीं आ सकता। ऐसे फोर्थ के पास यदि डायमंड का इक्का आया तो उसके पास डायमंड का किंग नहीं आ सकता। तो इसका मतलब क्या कि किंग्स को क्या करना, अपन को डी अरेंज करना है, मतलब सेम प्लेस पे नहीं जाना चाहिए, बाकी के 3 प्लेसेस पे किसी के भी पास जा सकता है। तो ये अपने पास ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हमारे पास एक किंग्स का डी अरेंजमेंट करने के बाद जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्लियर, कोई डाउट? तो ये PNC यहीं पे ख़त्म होता है और अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे बायनोमियल की। जितना भी PNC में करवाया उसको ध्यान से समझना है और ध्यान से रिवाइज करते रहना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपको इससे, और आप यदि मेरे नोट्स और ये जितने भी मैंने क्लास में क्वेश्चंस कराए उनको अच्छे से समझ लिए तो आराम से आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे और थोड़ा सा खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे बस, तो आराम से आप अपना काम हो जाएगा। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बायनोमियल की। तब तक बने रहिए और कोशिश करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।